हाय गाइस, वेलकम टू वन मोर वीडियो विद अस। ये हमारे इस चैप्टर के डिस्कशन का थर्ड वीडियो है, जहाँ पे हमने पहले दो वीडियोस के अंदर कुछ पार्ट्स कवर कर रखे हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। इफ़ यू हैवंट व्यूड दोज टू पार्ट्स राइट नाउ तो आपको शायद इस वीडियो में कुछ खास समझ में नहीं आएगा। सो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो दो पार्ट्स देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो का आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। द लिंक टू दीज वीडियोज़ विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द इन्फॉर्मेशन बटन और आई बटन अबव, जिसकी लिंक्स आपको अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी। आज का जो हमारा डिस्कशन है, इसके लिए मैं आपको एक बैक रेफरेंस देना चाहूँगा। हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में समझा था, सो वी रियलाइज दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसको हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में कैटेगराइज करते हैं। अब बिजनेस के बारे में हमने सारी चीज़ें जो है वो कंक्लूसिवली स्टडी कर ली, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। अब हम लोग जो है हमारी चर्चा लेके जाने वाले हैं ऑन द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हमें दिए हुए हैं ये सारे पॉइंट्स अलग अलग तरीके से, बट मैंने जो है इसको सामने सामने रखा है सो दैट आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है आपको सिमिलर पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में याद करना होगा। मैं पहले डिस्कशन मेरा प्रोफेशन पे रखूँगा एंड देन आई विल रिलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द सेम स्पेसिफिक ऑर्डर। सो लेट्स बिगिन। जब हम लोग प्रोफेशन की बात करते हैं गाइस, तो प्रोफेशन में हमारे दिमाग में कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह। अब ये जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स हैं, इन लोगों के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है एंड दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक एसोसिएशंस। आज जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट एन एडवोकेट और लॉयर, तो उसका बार काउंसिल का मेंबर होना ज़रूरी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर होना ज़रूरी है। आज अगर आप एक डॉक्टर की बात करते हो तो उसका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पास से एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, किसी भी प्रोफेशन में किसी प्रोफेशनल के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ साथ एक प्रोफेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप होना मैंडेटरी होता है। अब जो भी प्रोफेशनल कोई भी काम या सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो सर्विस या तो पर्सनल नेचर की हो सकती है या तो बिजनेस सर्विस हो सकती है। नाउ दैट इज़ द मेन एजेंडा, दैट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोफेशन, कि उन्हें क्या करना है, पर्सनलाइज सर्विस ऑफर करनी है। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके स्पेसिफिक सिम्टम्स को समझ के, आपके प्रॉब्लम को डायग्नोस करके आपको अपना एक स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन देगा। वो पर्सन टू पर्सन प्रिस्क्रिप्शन अलग होता है, क्योंकि हर एक इंसान का जो तकलीफ है वो अलग होता है। सिमिलरली जब हम बिजनेस सर्विसेज की बात करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या लॉयर्स है, ये इंसानों को ही सिर्फ सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू एंटरप्राइजेज एंड टू बिजनेसेस। आज अगर मुझे कोई नई कंपनी सेटअप करनी है तो मैं किसी CA या CS के पास जाऊंगा और अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करवाऊंगा। ये प्रोफेशनल्स जो है वो मुझे बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट वॉज द सेकेंड पॉइंट ऑफ और द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, दैट किसी भी प्रोफेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विसेज रेंडर करना, चाहे वो पर्सनल सर्विसेज हो या वो बिजनेस सर्विसेज हो। ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन इज दैट प्रोफेशन इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। कहने का मतलब ये, किसी भी प्रोफेशनल को अगर पैसा कमाना है अपने पर्सनलाइज सर्विस दे के, तो उसका किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी से लेना देना नहीं है। आज जब एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है तो उसको बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे चल रही है उससे उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं आता, एंड दैट इज़ व्हाई वी से दैट अ प्रोफेशन इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। फोर्थ, अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें तो किसी भी प्रोफेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो उन्हें कंपलसरीली फॉलो करने पड़ते हैं। अब इन रूल्स को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में कोड ऑफ कंडक्ट बोला करते हैं। Now these code of conduct are laid down by the professional association जिसकी मेंबरशिप इस प्रोफेशनल के पास है, एंड इन कोड ऑफ कंडक्ट को हमें हमेशा फॉलो करना है, सो दैट जब भी आप ये पर्सनल या बिजनेस सर्विस ऑफर करते हो किसी को भी, तो एक सिमिलर एक्सपीरियंस हर एक इंसान को मिलना चाहिए। हम किसी भी तरीके से अपने प्रोफेशन की इंटेग्रिटी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने देना चाहते, एंड दैट इज़ वाई एक स्पेसिफिक रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट का हम लोगों ने कंपल्शन बना के रखा हुआ है ऑन ऑल द प्रोफेशनल्स। ठीक है। नाउ बिकॉज प्रोफेशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन रिटर्न हमें क्या चाहिए होता है, किसी तरीके का मॉनिटरी रिवॉर्ड चाहिए। प्रोफेशनल्स को जो है उनके सर्विसेज के एक्सचेंज में फ़ीस मिलती है। अब बिकॉज ये मॉनिटरी रिटर्न डिपेंड करता है कि कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, क्लाइंट आएगा या नहीं आएगा, तो इनके जो मॉनिटरी रिटर्न्स हैं वो अनसर्टन होते हैं। अगर कस्टमर आया है, क्लाइंट आया है, काम हुआ है, प्रोफेशनल सर्विस रेंडर की गई है, तो ही जाके हम लोग प्रोफेशन के अंदर मॉनिटरी रिटर्न कमा पाएंगे। ठीक है। तो ये सारे जो हमारे पॉइंट्स थे वर पॉइंट्स पर्टेनिंग टू द डिफरेंट फीचर्स दैट एग्जिस्ट इन अ प्रोफेशन। अब जो हमारी चर्चा है हम लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके चलते हैं। नाउ एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न,
जिस तरीके से प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी, एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट वो डिटरमाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब। एम्प्लॉयमेंट का मतलब नौकरी करना, और नौकरी जो इंसान दे रहा है वो डिसाइड करेगा कि जो बंदा मेरे इस पोजीशन के लिए फ़िट है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो कितनी देर के लिए काम करेगा, उसका रिटायरमेंट किस एज पे होगा, उसको कौन से बेनिफिट्स और सैलरी दी जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, जो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट में जो है, जो काम करने के लिए एम्प्लॉई आएगा, ही इज़ सपोज टू परफॉर्म द असाइंड वर्क। जो भी काम उसको दिया जाए, जो भी उसके वर्क पोर्टफोलियो का या जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा हो, वो उसको करना है। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं, दे आर इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। तो जिस तरीके से प्रोफेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव था पर्सनल एंड बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको जो काम दिया गया है, असाइंड वर्क जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, वो आपको फुलफिल करना है। एंड दिस जॉब डिस्क्रिप्शन और असाइंड वर्क इज़ इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर एम्प्लॉयर। ओके, अब जिस तरीके से प्रोफेशन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी थी, हमारा एम्प्लॉयमेंट एक डिपेंडेंट एक्टिविटी है। क्यों? अगर कंपनी अपनी बेसिक प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रही है तो आपको जॉब पे रखने का कुछ मतलब ही नहीं रहता। तो अगर कंपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी करेगी तो ही जाके आपको जॉब पे रखा जाएगा, तभी जाके आपकी सैलरी पे करी जाएगी। ऑलराइट, सो एम्प्लॉयमेंट इज़ डिपेंडेंट एक्टिविटी। आप जो है, एक एम्प्लॉई जो है वो एक एम्प्लॉयर पे डिपेंड होता है, उसे जॉब देने के लिए, उसे काम देने के लिए और उसे सैलरी देने के लिए। ऑलराइट, नाउ एज फार एज द रूल्स आर कंसर्न, जिस तरीके से प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करता था, एम्प्लॉयमेंट के केस में जो आपका एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट होगा, जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स पहले से प्री डिटरमाइंड होंगे, और ये रूल्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में है, जो कि उन्हें कंपल्सरीली फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स अ लीगल अग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है, बट हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने रूल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से स्पेसिफाइड होते हैं। अब जिस तरीके से प्रोफेशन में रिटर्न आपको रिवॉर्ड में फ़ीस मिल रही थी, यहाँ पे आपको एक सैलरी मिलेगी। हो सकता है कि सैलरी के साथ साथ आपको है अदर बेनिफिट्स भी मिले, जैसे कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल सकता है, आपको पेंशन मिल सकती है, आपको प्रोविडेंट फंड मिल सकता है, आपको लीव ट्रैवल अलाउंस मिल सकता है। बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं जो सैलरी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो तो आपको बेसिक सैलरी के साथ साथ काफ़ी एडिशनल एड ऑन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। नाउ लास्टली, जिस तरीके से प्रोफेशन में मॉनेटरी रिटर्न्स में अनसर्टेनिटी थी, एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न सैलरी में सर्टेनिटी होती है। एक फिक्स तारीख पे आपकी जितनी सैलरी है वो आपके अकाउंट में जमा हो ही जाती है। दूसरा, आपको किसी भी तरीके का रिस्क इस वजह से नहीं है क्योंकि इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यू आर नॉट सपोज टू इन्वेस्ट एनी कैपिटल। सो इफ़ यू हैव नॉट इन्वेस्टेड एनी कैपिटल, आपका रिस्क है जो बिल्कुल ही कम है। वी कांट से दैट द रिस्क इज़ ज़ीरो, बिकॉज आप नौकरी से निकाले जा सकते हो, कंपनी बंद हो सकती है, आपकी इनकम में जो है वो फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। बट इन कंपेरिजन टू अदर एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिस्क सबसे मिनिमम होता है। ऑलराइट, आई होप आपको जो डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गए हों। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट फॉर आवर डिस्कशन इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस बिटवीन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच पर्टेन टू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, मैंने भी उधर से ही कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। आई हैव मेड सम माइनर मॉडिफिकेशंस टू मेक इट मोर एक्सप्लेनेबल टू यू गाइज। आप जो है वो ये वर्ड्स भी लिखोगे तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस जो हमारा है इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है? हमारा काम है कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, उन्हें एक्सचेंज करेंगे, हमारे कस्टमर्स को बेचेंगे इन रिटर्न ऑफ मनी। प्रोफेशन के केस में हमारा नेचर ऑफ वर्क है टू प्रोवाइड पर्सनल एंड बिजनेस सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ फीस। एंड एम्प्लॉयमेंट में जो है, जो आपको असाइंड वर्क होगा, वो असाइंड वर्क, वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पूरा करना पड़ेगा जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होगा। द सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस फॉर अस इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। आज कोई भी बंदा अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली किसी अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक चाय वाला है या एक पानीपुरी वाला है, उसके पास कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है। ही हैज़ एम्प्लॉयड हिज कैपिटल, ही हैज़ टेकन रिस्क और वो जो है अपना बिजनेस शुरू कर रहा है।
जबकि प्रोफेशन की अगर अपन बात करें तो प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन के पास से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है, तो आप उस प्रैक्टिस को नहीं कर सकते। यू कैनॉट रेंडर सर्विसेज अनलेस यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड अनलेस यू हैव द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ओके, एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती ज़रूर है, लेकिन ये जो है वो डिपेंड करता है कि आपका काम किस प्रकार का है। सो योर नेचर ऑफ जॉब विल डिटरमाइन द क्वालिफिकेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजिशन एंड दीज क्वालिफिकेशंस आर प्री डिटरमाइंड बाय द एम्प्लॉयर। ओके, तो हमने ये पहले 2 पॉइंट्स जो है वो कवर किए। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है रिवॉर्ड या रिटर्न का। जब आप बिजनेस करते हो तो रिटर्न में जो आपको मॉनेटरी रिटर्न जनरेट होते हैं वो है प्रॉफिट। प्रोफेशन में आपको मिलती है फीस और एम्प्लॉयमेंट में आपको मिलता है सैलरी या वेजेस। ओके, ये पॉइंट हमने आगे भी डिस्कस किया है तो इसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में मैं घुसूंगा नहीं। उसके अगले वाले पॉइंट पे आते हैं विच इज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सिंपल मुद्दा ये है कि आपको कितना पैसा लगाना पड़ता है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अच्छा खासा पैसा लग जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस दैट यू आर डूइंग। आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, आपका साइज ऑफ बिजनेस क्या है, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि आप कितना पैसा लगाने वाले हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो जहाँ पे आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने वाले हो तो आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, मशीनरी लानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। वैराज अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है जहाँ पे आप बनी बनाई चीज़ परचेज करते हो और आगे मार्केट में सेल करते हो अपना छोटा मोटा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, तो इन दैट केस आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है वो डिपेंड करता है। अब जबकि प्रोफेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशन में भी जब हम लोग अपने पर्सनलाइज सर्विस या फिर बिजनेस सर्विसेज ऑफर करते हैं तो उसमें भी हमारे पास कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट होना चाहिए, हमारे पास एक ऑफिस स्पेस होनी चाहिए, हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। अब जब ये सारी चीज़ें हमें लानी पड़ेगी तो जब हम अपना प्रोफेशन एस्टैब्लिश करते हैं उस वक्त हमें थोड़े बहुत कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद तो प्रोफेशन जो है वो एक सर्विस का ही इंडस्ट्री है। ओके, so there is a need for capital investment but that need for capital investment is very very limited. As far as employment is concerned, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयर सारा खर्चा करता है, आपको सिर्फ अपना असाइन जॉब करना है और रिटर्न में सैलरी कमाना है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है इज़ रिस्क। अब जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क भी ज़्यादा होगा, बट रिस्क किस तरीके का है वो डिपेंड करता है। ठीक है, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। और रिस्क किस चीज़ का है, दैट आपने जितना पैसा लगाया था और उसमें से आप जितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते थे शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले, शायद आपकी प्रॉफिट की अनसर्टेनिटी हो। आपने सोचा था कि शायद मैं इन्वेस्टमेंट करके 10% रिटर्न कमाऊंगा बट आपको शायद सिर्फ 6% प्रॉफिट मिला हो। या ये भी हो सकता है दैट यू आर बेयरिंग द रिस्क ऑफ एंटरिंग और इनकरिंग लॉसेज। आपने सोचा था कि प्रॉफिट करेंगे बट हो गया नुकसान। तो बिजनेस के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक रिस्क इन्वॉल्व होता है। एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न ज़्यादातर केसेस में रिस्क कम होता है, बट कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है कि आपने जो है अपनी प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर दी है बट सामने वाले पर्सन ने, क्लाइंट ने आपको फ़ीस ना दी हो। इस वजह से आप देखो कि ज़्यादातर केसेस में इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो पहले से फ़ीस एडवांस में डिमांड कर लेते हैं और उसके बाद अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ओके, एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज़ कंसर्न इसमें रिस्क जो है वो बिल्कुल कम है क्योंकि आपको फिक्स्ड सैलरी पे की जाती है एट रेगुलर इंटरवल्स। तो आपका रिस्क पोर्टफोलियो है, जो रिस्क प्रपोर्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। ओके, आई होप आपको रिस्क वाला जो पॉइंट है वो सबको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट अगर आपको अभी तक ये पॉइंट समझ में नहीं आया या ये वर्ड समझ में नहीं आया तो आपको समझना है कि ये कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स का हमें पालन करना पड़ता है। अब बिज़नेस में कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बिज़नेस का खुद का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, लेकिन बिज़नेस एक लीगल एक्टिविटी है और लीगल एक्टिविटी होने की वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लॉज अप्लाई होते हैं। अब जो लॉज बिज़नेस पे अप्लाई होंगे उनका कंप्लायंस, उनका पालन हमें करना पड़ेगा। अगर हमने वो पालन नहीं किया तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, हमारे ऊपर जो है वो गवर्नमेंट हमें पनिश कर सकता है या गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकता है हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में अगर हमने सारे लॉज का पालन नहीं किया तो। ओके, एज फार एज प्रोफेशन इज़ कंसर्न, हमने प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये पॉइंट देखा था कि हर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन जो होता है, जैसे ICMR हो गया, ICAI हो गया, बार काउंसिल हो गया, ये सब लोग जो है वो अपने प्रोफेशनल्स के लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स लिखते हैं।
आप मुझे बताओ, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो हर डॉक्टर के पास जो एक तरीका होता है ट्रीटमेंट का वो सेम होता है। कोई भी डॉक्टर जो है वो पहले आपसे आपकी अंडरलाइंग कंडीशन के बारे में सुनेगा, आपके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में चेक करेगा, आपसे सारे सिम्टम्स पता करेगा और फिर अपनी दवाई जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा। कुछ टाइम पे प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले या आपका केस हाथ में लेने से पहले डॉक्टर आपको कंपल्सरीली बोल सकता है कि मुझे इन रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। वो रिपोर्ट्स आपका पैसा खर्च करने के लिए नहीं होते, बट अपने आप का ड्यू डिलिजेंस पूरा करने के लिए होता है। वो कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें कहता है कि आपको सारे फैक्ट समझ के ही फिर अपना काम करना है। तो जब भी हम लोग प्रोफेशंस की बात करेंगे तो प्रोफेशनल्स को अपना एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो भी अग्रीमेंट आपका हुआ है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसके अंदर जो रूल्स मेंशन किए हुए होंगे वो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने पड़ेंगे, वही उनका कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। जब हम ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं, इसमें हमें ये जानना है दैट हमारी इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या हम किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या। बिज़नेस के केस में वो पॉसिबल है। आज अगर मेरे पास बिज़नेस है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बिज़नेस नहीं करना, तो मैं किसी और को अपना बिज़नेस बेच सकता हूँ। या फिर अगर मैं रिटायर होना चाहता हूँ और मेरा बच्चा इस लाइन में आना चाहता है तो मैं अपने बच्चे के हाथ में अपना बिज़नेस जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। प्रोफेशन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशन के कुछ केसेस में पॉसिबल हो सकता है, बट हर केस में पॉसिबल नहीं होता। जैसे आज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा बच्चा डॉक्टर ना भी हो तो मैं उसको अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं दे सकता। मेरा बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मैंने अपने पापा को मेडिसिन देते हुए देखा है तो मैं भी उसी तरीके से मेडिसिन दे दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, सो ट्रांसफ़र इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ प्रोफेशन। एंड लास्टली एम्प्लॉयमेंट के केस में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आपका दोस्त आपके बिहाफ पे आपके नौकरी पे नहीं जा सकता। ठीक है, सो आई होप ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स दैट आर गिवन योर, टोटल आपके पास 7 पॉइंट्स है, सारे 7 पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से पता चल गया हो। अब इसके बाद जो है हमारा टॉपिक जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। आई गेस आप देख रहे हो कि विंडो और ये अपना जो वीडियो है वो ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन चुका है, तो हम लोग जो है वो एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेंगे अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। उसकी डिटेल चर्चा हम एक और वीडियो में जो है वो कवर कर लेंगे। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हमारी है उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसको बोला जाएगा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को खोल के ढंग से देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने बोला है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को 3 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, विच इज़ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। हाउएवर टेक्स्ट बुक में आगे जाके पॉइंट लिखा हुआ है कि ट्रेड जो है वो कॉमर्स का एक हिस्सा है। तो मुझे लगता है ये मिसप्रिंट का कुछ कंडीशन हो सकता है, या फिर आपको भी पता है कि गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक में बहुत बार काफ़ी गलतियाँ होती है। सो वी विल स्टिक टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, बिकॉज मैं और बोर्ड्स को भी पढ़ाता हूँ। मैं वही सही चीज़ जो होगी वही आपको मैं पढ़ाऊँगा। आई विल नॉट टीच यू एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग इन माई ओपिनियन। तो मेरे हिसाब से बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन जो है वो है इंटू 2 पार्ट्स। on one side we have industry and on the other side we have commerce। इंडस्ट्री की जब बात करेंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कोई चीज़ है, फैक्ट्री रिलेटेड चीज़ है। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी रॉ मटेरियल को किसी फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो। और ये इन इंडस्ट्रीज़ का 3 फर्दर क्लासिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स के अंदर प्रोडक्शन करने के बाद की सारी एक्टिविटीज़ आएंगी, जिसके अंदर हम लोग सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं एंड ट्रेड भी इंक्लूड करते हैं। ट्रेड का मतलब ये होगा कि बनी बनाई चीज़ को हम बाय कर रहे हैं विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेल। अब ट्रेड जो है अगर वो इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर होता है तो वो इंटरनल ट्रेड बोला जाएगा, और अगर इंडिया से बाहर होता है तो वो एक्सटर्नल ट्रेड बोला जाएगा। अब इंटरनल ट्रेड के 2 फर्दर क्लासिफिकेशन है, विच इज़ होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड जैसे नाम आपको पता होगा, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बल्क में बाय करना, जो बिज़नेस टू बिज़नेस सेल होता है। जबकि रिटेल ट्रेड जो है वो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड होता है, विच इज़ फ्रॉम बिज़नेस टू कस्टमर। ठीक है, जब एक्सटर्नल ट्रेड की बात करेंगे तो इसमें फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, विच इज़ इम्पोर्ट, मतलब हम बाहर के कंट्री से अपने कंट्री में कोई चीज़ मंगा रहे हैं। एक्सपोर्ट, हमारे कंट्री से बाहर कुछ भेज रहे हैं। और री एक्सपोर्ट का मीनिंग ये है हम दूसरे देश से इंडिया में कोई चीज़ मंगा रहे हैं, बट वो इंडिया में यूज़ नहीं होगी। हम लोगों ने चाइना से कोई चीज़ इम्पोर्ट की यूएस में सेल करने के लिए। ठीक है, इम्पोर्टिंग फ्रॉम सम प्लेस इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं री एक्सपोर्ट, और नॉर्मल सेंस में इसको ऑन्ट्रेपोर्ट ट्रेड भी बोला जाता है।
ठीक है। ऑक्सिलरी सर्विसेज के बारे में आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इतना ज़्यादा चर्चा नहीं है, बट हमारे पास अलग अलग ऑक्सिलरीज होती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस एंड कम्युनिकेशन, जो कि अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जो आपके स्क्रीन पे आपको अभी दिख रहा होगा। तो आज के वीडियो के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में उतर रहा हो। आप लोगों के साथ मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशन करने में मज़ा आती है। कमेंट सेक्शन में आपके जो भी फीडबैक हो, जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट हो, वो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। एंड कीप सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।